हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लेसन को डिस्कस किया था राइटिंग एंड सिटी लाइफ। जितना मैं आपको करवा चुकी हूँ, आई होप आपने अच्छे से उसको लर्न किया होगा। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रोंज एज। कि जो मेसोपोटामिया में थी वो एक कांस्य युग माना गया था। अबाउट 3000 BCE। BCE होता है बिफोर कॉमन एरा। ब्रोंज इज एन अलॉय। अलॉय होता है मिश्रण ऑफ कॉपर एंड टीन। जो ब्रोंज था वो कॉपर और टीन इन दोनों का मिश्रण था। यानी कि मेसोपोटामिया में जो मेटल यूज़ की जाने लगी थी वो मेटल ब्रोंज थी। और ब्रोंज किससे मिलकर बना है, किसका अलॉय है, तो कॉपर एंड टीन का। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है, तो इसको नोट डाउन कर लें कि ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। यूजिंग ब्रोंज मींट procuring these metals often from great distances. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone seal, cutting shell for inlaid furniture. Mesopotamia weapons were also of bronze. For example, the tips of the spears that you see in the illustration on. कि जो औजार वगैरह हैं वो भी मेसोपोटामिया में ब्रोंज से बनाए जाने लगे थे। इनकी जो इनसे औजार बनाए जाते थे ब्रोंज से कॉपर और टीन को मिलाकर, तो वो बीड्स होता है मनके, यानी कि ड्रिल उनसे मनकों में उनसे छेद किए जाते थे। कारपेंट्री के लिए उनका यूज होता था। कार्विंग स्टोन सील्स, एक आकार देते थे वो उसको, एक सांचे में ढाल देते थे। सील्स होता है मोहरें। कटिंग सेल, सेल मीन्स होता है शंख, यानी कि शंखों को काटने में वो औजार ब्रोंज से बने होते थे, वेपन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, यानी कि शहरीकरण के बारे में। जो मेसोपोटामिया में, क्योंकि जो लेसन का नाम है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो सिटी लाइफ यानी कि शहरीकरण कैसे हुआ है। Cities and towns are not just places with large population। कि जो सिटी शहर हैं और नगर हैं वो केवल एक प्लेस नहीं थे, मतलब एक लार्ज बड़ी जनसंख्या वहाँ पर नहीं थी, बड़ी जनसंख्या वाले स्थान वो नहीं थे। इट इज़ व्हेन एन इकोनॉमी डेवलपमेंट इन स्पेयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट it becomes an adventure for people to cluster in towns। लेकिन जब वहाँ पर ना आर्थिक विकास शुरू हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, तब वो शहरों में तब्दील होने लगे धीरे धीरे। और तब लोगों को यहाँ के एडवेंचर, यहाँ के गुणों के बारे में पता लगा, तब जाकर वे शहरों की तरफ जाने लगे थे। अर्बन इकोनॉमिक्स कॉम्प्रोमाइज डिसाइड फूड प्रोडक्शन ट्रेड। अच्छा, जो ये कुछ आर्थिक शहरी आर्थिक गतिविधियाँ थी, तो इसमें जैसे भोजन का उत्पादन था, व्यापार था, मैन्युफैक्चरिंग जो वस्तुएं वगैरह बनती हैं, सर्विस सेवाएं हैं, सिटी पीपल है। दस कीज टू सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ऑफ अदर। तो ये है ना, सारा का सारा अपने आप निर्माण नहीं करते थे, ये अदर पर्सन पर भी डिपेंड करते थे, चाहे वो सिटी का हो या फिर विलेज का हो। देयर इज़ कंटिन्यू इंट्रैक्शन अमंग दैम, तो हमेशा उनके बीच में इंट्रैक्शन चलता रहता था। फॉर इंस्टेंट द कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर ब्रोंज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक। अच्छा, जो ये पत्थर की मोहरें वगैरह बनती थी, ब्रोंज टूल्स की इनको रिक्वायर रहता था, तो ये स्वयं नहीं बनाते थे। एंड कलर स्टोन, और जो रंगीन स्टोन थे फॉर द सील्स, मोहरों के लिए, दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, उनको ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आते हैं। ही स्पेशलाइजेशन इज़ फाइन कार्विंग नॉट ट्रेडिंग।
वो बस स्पेशलाइजेशन होता है, उसका व्यापार उनको नहीं था। द ब्रोंज टूल मेक डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स कॉपर एंड टिन। बिसाइड्स, इसके अलावा ही नीड रेगुलर सप्लाई फॉर चारकोल फॉर फ्यूल। हमेशा उनको आवश्यकता रहती थी चारकोल की, किसके लिए? फ्यूल यानी कि ईंधन के लिए। द डिवीजन ऑफ लेबर इज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। जो श्रम विभाजन है ना, एक शहरी जीवन की मुख्य विशेषता सी रही है ये, क्योंकि मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन का थोड़ा सा रोल है। फर्दर देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरिंग। तो अनेक जगह से आती थी ये चीज़ें यहाँ पर, जैसे फ्यूल है, मेटल है, अनेक तरह के स्टोन होता है, पत्थर, वुड लकड़ी। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सामान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ आती थी। 10 ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। तो व्यापार के लिए, स्टोर करने के लिए इन सब की आवश्यकता होती थी। देयर आर डिलीवर्स ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। तो जो ये आपस में लेन देन का काम करते थे, अनाज और भोजन के बदले में करते थे, विलेज टू द सिटी, गांव से शहर की तरफ। एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो फूड सप्लाई है उसको स्टोर करते या फिर वितरण कर देते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट आल्सो ब्रोंज टूल्स एंड पोट्स अवेलेबल फॉर सी क्लटर्स। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी, अवेलेबल थी वहाँ पर पोट्स वगैरह के लिए। इन सच ए सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स दैट अदर ओबे एंड अर्बन इकोनॉमिक्स ऑफ्टन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। तो इन सब का वो एक हिसाब किताब रखते थे लिखित रूप में, यानी कि खाद्य उत्पादन बढ़ने पर वस्तु विनिमय की प्रक्रिया भी उनकी शुरू हो गई थी। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगर में कहीं भी लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते थे। वह गांव या नगर के अन्य लोगों पर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होते थे। उनमें आपस में बराबर का लेन देन रहता था, यानी कि जैसे पहले होता था वस्तु विनिमय, जिसकी ज़रूरत आपको है या फिर नेक्स्ट को है तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे वो, तो वो वस्तु विनिमय था। तो इसी तरह से ये करते थे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेती हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को, ठीक है, जैसे इसी पैसेज की सारी लाइनें हैं कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कांसे के औजार जो वेपन्स बने होते हैं, पत्थर के ऊपर वो चोट लगाएगा, उससे वो उनको उकेर पाएगा लाइनों को जो वो बनाना चाहता है पत्थर पर। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि वह मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो केवल पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, ठीक है, यानी कि उसको सिर्फ पत्थर पर कारीगरी करनी आती है। उसको ये नहीं पता कि ये पत्थर कहाँ से आता है, रंगीन पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे। उसका काम केवल उसकी कलाकारी है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी तांबा, रंका या टीन के लिए स्वयं बाहर नहीं जाता। ये सभी कार्य एक दूसरे की सहायता से ही पूरे होते हैं। यानी कि अगर किसी एक बंदे को किसी एक चीज़ की नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यापार भी उसी चीज़ का करता हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं वस्तु विनिमय, यानी कि आपस में लेन देन चलता था। सिटी लाइफ जो पूर्ण रूप से ये नहीं थी कि सेल्फ डिपेंडेड है, बल्कि वो विलेज डिपेंडेड या फिर अदर डिपेंडेड पीपल थी। ओके, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि वारका हेड है। ये पिक्चर आपको लर्न करनी है इस तरह से। एक तो इस पिक्चर को ये देखोगे कि आप है किसकी, तो ये वारका हेड है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए।
पिक्चर को, तो द वुमेन्स हेड वॉज इन वाइट मार्बल, वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी, एट उरक बिफोर 3000 BC। ये उरक जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेसोपोटामिया में 2 शहरों का नाम आया था, उरक और मारी, तो ये उर से मिली थी भाई। पूछ लिया जाता है जो वार का हेड है वो कहाँ से मिली है, तो ये उर से मिली है। एक वुमन का हेड है ये। द आई एंड आईब्रो वुड प्रोबली हैव टेकन लेपिस लाउजली, ये लेपिस लाउजली लाजवर्दमणि हैं, ब्लू कलर की उसकी आंखें और आईब्रो के बारे में बताया गया। एंड सेल और शंख है वो वाइट कलर का शंख जो, एंड बिटुमेन ब्लैक, यानी कि जो अंदर का होता है ना आँखों का, उसको बोला गया है यहाँ पर ब्लैक। इन लेज रिस्पेक्टली देयर इज ए ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, और ऐसा लग रहा है जैसे ना इसके माथे में एक गहरा गड्ढा सा है। परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट, शायद ये कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, कोई आभूषण हो सकता है। दिस इज ए वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, ये बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकला है। तो वार का हेड आपको कहाँ से मिली थी, तो वार का हेड हमें उर्स से मिली थी। किससे बनी हुई थी, वाइट मार्बल से। जब भी आप लेसन को पढ़ रहे हो, मैंने सारा का सारा लेसन आपको टिक करवा रखा है, सभी लेसन ये हम रीड कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा फिर से रीड कर रहे हैं, तो आप उन्हीं लाइनों पर फोकस करें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। वैसे मैं आपको सारा रीड करवा रही हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा कि ब्रोंज किसका अलॉय है, तो कॉपर एंड टीन का। जो अर्बनिज्म है यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था सब कुछ, अदर डिपेंडेंट था। गुड एक्सचेंज चलता था उनमें, कि आपस में वस्तुओं का लेन देन था। ये वार का हेड है, जो वार का हेड उर से मिली है, वाइट मार्बल से निर्मित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो लेसन मैं आपको रीड करवा रही हूँ, आप एक बार स्वयं भी इसे रीड करें, जिस तरह से मैं आपको क्लास में करवाती थी उसी तरह से आप रीड करें। जब तक आप खुद रीड नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, यानी कि जो आयात निर्यात था वस्तुओं का वो किस तरह से था यहाँ पर। हाउ वर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में अवश्य समृद्ध था, यानी कि जो मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज है काफ़ी समृद्ध था इस मामले में ये। इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू, बट वहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव था। तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए कि फूड रिसोर्सेज मेसोपोटामिया में काफ़ी रिच था बट मिनरल्स फ्यू थे। मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ लैकेड स्टोन फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम खजूर होता है, एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स। दक्षिण में अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए और नावें बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। So we can surmise that the ancient Mesopotamia could have traded their abundant textile and agriculture produce for food, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran और अक्रॉस द गोल्फ। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये बाहर से है ना, क्या क्या सामान मंगवाते थे और कहाँ से मंगवाते थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो औजार, पत्थर या गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी, इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रंका, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे। बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज, इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ खेती करने की संभावना कम थी।
Regular exchange possible only when there was a social organization that equipped foreign expedition and direct. The exchange were initiated by the people of southern मेसोपोटामिया। अतः मेसोपोटामिया आने वाली वस्तुओं के बारे में इन देशों को कपड़ा तथा कृषि उत्पाद भेजे जाते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव था जब इनके लिए कोई सामाजिक संगठन होता। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट गुड्स है वो इस तरह से शहरों में मंगवाया जाता था। इनको कॉपर चाहिए था, वुड एग्रीकल्चर के लिए, टीन, सिल्वर, गोल्ड, सेल, वेरियस स्टोन। तो ये तुर्की, ईरान और इनसे जो और अक्रॉस द गल्फ वहाँ से मंगवाते थे। नेक्स्ट करते हैं हम द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जो कि हमारा लेसन का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो हमने शहरीकरण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ का कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। ऑल सोसाइटीज़ हैव लैंग्वेज इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। दिस इज वर्बल, कि बोले जाने वाली जो ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते थे उन्हें लिपि कहा जाता था। दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन बट इन ए डिफरेंट वे। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइन। कि बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते थे उसे लिपि कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी। द फर्स्ट मेसोपोटामिया टेबल्स, जो मेसोपोटामिया में टेबल्स वो पट्टिकाएँ होती है ना जिन पर लिखने का काम किया जाता है, ये पट्टिकाएँ टेबल्स ये मिट्टी से बनाते थे। रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर। इन पर है ना पिक्चर, नंबर वगैरह ये चीज़ें ये करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ मिली हैं वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी गई हैं। अच्छा, किस किस की पिक्चर दी गई हैं वो देख लीजिए। दीज वर अबाउट 5000 लिस्टेड ऑफ ऑक्सन की है, फिश की है, बियर्ड की है, लोव्स की है। लिस्टेड ऑफ गुड्स दैट वर brought into और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरक। मेसोपोटामिया में किस किस की मिली हैं? बैलों की, मछलियों की, रोटियों की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। ये सूचियाँ वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली तथा वहाँ से जाने वाली चीज़ों की हैं, क्योंकि ये ना उरुक का जो एक मंदिर था वहाँ पर आने वाली चीज़ों की है और वहाँ पर जाने वाली चीज़ों की एक पट्टिका मिली है। यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे एक मिट्टी की पट्टिका बना लेते थे, उस पट्टिका के ऊपर ये लिखते थे और वो लिखने का एक एविडेंस होता है, साक्ष्य। वो एक एविडेंस हमें मिला है जो कि उरक शहर के एक मंदिर में मिली है ये पट्टिका हमें। और उस पट्टिका पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चिन्ह थे, कुछ सिंबल थे उस पर, जिससे पता लगा कि यहाँ पर लिखने की जो राइटिंग की है स्किल वो यहाँ पर थी। तो ये कुछ पिक्चर आपको दी गई है, ये इसमें चिन्हित किया गया है इन्होंने क्यूनिफॉर्म सिंबॉलिक साइंस, क्योंकि जो क्यूनिफॉर्म है ना वो स्क्रिप्ट थी इनकी। ये आपने पिक्चर देखो, ओक्स की है, ऐसे लग रहा है जैसे एक बैल सा का फेस है, उसके सींग निकले हुए हैं। फिर ग्रेन फिश हैं, मछली सी बना रखी है कुछ। फिर नंबर्स, बोट है, यानी कि बोट किश्ती वगैरह के बनाए गए हैं। तो ये कुछ एक सिंबल उससे में थे। तो राइटिंग कला की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो यानी कि दो चीज़ें हमने याद रखनी है इसमें बिल्कुल अच्छे से, एक राइटिंग और एक सिटी लाइफ, यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन कहाँ से बिगन हुआ है? तो मेसोपोटामिया से बिगन हुआ है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कहीं भी ये लगता है कि मेरा क्लियर नहीं है
तो वो बता दें। और नेक्स्ट में हम करेंगे इसमें यहाँ तक सभी अच्छे से लर्न करें। ओके।